दोस्तों नमस्कार। एक फैसला जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ डाली, एक ऐसा फैसला जिसने इस देश के असंगठित क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, एक ऐसा फैसला जिसने इस देश के 2 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसा फैसला जिसके बाद इकोनॉमी चले कैसे, तो ऐसे में सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट सेक्टर को देने की व्यवस्था सरकार के सामने खड़ी हो गई। यह फैसला आज ही के दिन लिया गया था, लेकिन 6 बरस पहले नोटबंदी का यह फैसला, और यह वह पीछे प्रधानमंत्री की उसी दिन की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री शाम 8 बजे टेलीविजन स्क्रीन पर आए और उन्होंने ऐलान किया, और उसके 24 घंटे के बाद इस देश के शहर दर शहर, बैंक दर बैंकों के सामने क्या स्थिति थी उसकी भी एक तस्वीर देखिए। कतारें लोगों की लगी हुई थी और सरकारी आंकड़े बतलाते हैं, पार्लियामेंट के भीतर दिया गया मंत्री का जवाब बताता है, 150 से ज्यादा मौतें लाइन में खड़े खड़े हो गई थी। प्रधानमंत्री ने उस वक्त आहत होकर कहा था 50 दिनों का वक्त दीजिए, और आज की तारीख में लोग बता रहे हैं कि 2000 दिनों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। जवाब पूछा क्यों नहीं जाता है और जवाब दिया क्यों नहीं जाता है। लेकिन इस लकीरों को भूल जाइए, इस देश के भीतर में मौत को लेकर कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। लेकिन इस फैसले के साथ एक के बाद एक भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के नाम पर जो फैसले लिए गए, उसने इस देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया, या फिर इस देश की इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का तमगा सरकार ने अपने माथे पर चस्पा तो कर लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि दरअसल इस 5वें नंबर की इकोनॉमी में लोगों के पास क्या है और कॉरपोरेट के पास क्या है, और सरकार ने इस देश को कितना कंगाल इस दौर में बनाया और कॉरपोरेट के नेटवर्थ को कितना बढ़ाया। बैंकों में जनता का जमा पैसा कौड़ियों के मोल कर्ज के तौर पर जिन्हें दिया गया, उसमें से 1-2 नहीं हजारों लोगों ने कहा हम ये कर्ज नहीं लौटाएंगे, विलफुल डिफॉल्टर जिन्हें कहा जाता है। सरकार ने भी बैंकों की किताब को ठीक रखने के लिए इसी दौर में रिटर्न ऑफ जब करना शुरू किया तो वह 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वो रकम बढ़ती चली गई। और जिस एमएसएमई सेक्टर का जिक्र सरकार आज भी बड़े गर्व के साथ करती है, उसका सच यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे और आज की तारीख में यानी 8 बरस के बाद, इस गैप को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और याद कीजिए 2007 में जब एमएसएमई का मंत्रालय बना, और मंत्रालय बनने के साथ उस पर काम इस देश के भीतर में शुरू हुआ। उस वक्त जितनी इंडस्ट्री काम कर रही थी, जितने कर्मचारी काम कर रहे थे, जितनों को रोजगार था, उसकी तुलना में आज उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी आ गई है। इंटरप्राइजेस की दृष्टि से सरकार के आंकड़े कहते हैं हमने ज्यादा इंडस्ट्री खोल डाली, लेकिन यह कैसे संभव है? आप इंडस्ट्री ज्यादा खोल लेते हैं और रोजगार कम हो जाते हैं, तो यह तो आंकड़ों का फेर है। हमें लगता है कि आज तमाम कच्चे चिट्ठे को खोलने की इसलिए जरूरत है क्योंकि 6 बरस पहले जब यह फैसला लिया गया तो हमारे पीछे 3 किताबों पर गौर कीजिए। पहली किताब अरविंद सुब्रमण्यम की है। वह उस वक्त सरकार के आर्थिक सलाहकार थे और उन्होंने उस वक्त कहा था, उसके बाद तो उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था नोटबंदी को लेकर, मैसिव, ड्रैकोनियन और मॉनेटरी शॉक। मौद्रिक झटका है ये, बेहद कड़ा प्रहार है ये, और इसका विस्तार और जिस तरीके से किया गया उस पर इनकी सहमति नहीं ली गई थी, वह इस किताब में भी दर्ज है और कई मौकों पर उन्होंने खुले तौर पर जिक्र किया, यानी आर्थिक सलाहकार की भी सलाह नहीं ली गई। उनके बगल में प्रणब मुखर्जी की किताब है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने एक शब्द इस बात को लेकर नहीं कहा जब देश की सड़कों पर लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा था पार्लियामेंट के भीतर ये मौत लाइन में लगने से नहीं हुई, बल्कि वो मरीज थे। कोई हार्ट का मरीज था, किसी को कोई दूसरी बीमारी थी, कोई डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। और उसके बाद की जो किताब है वो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रहे। हालांकि 2018 में चीफ जस्टिस बनने से 8 महीने पहले इन्होंने जिक्र जरूर किया था, डेमोक्रेसी इन डेंजर।
लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद इस देश के तमाम आर्थिक मसलों पर जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पार्लियामेंट को कटघरे में खड़ा करते खेल उल्टा हो गया। रिटायरमेंट के बाद ये खुद पार्लियामेंट पहुंच गए। उसके बाद की जो किताब है वो दरअसल बताती है इस देश में पॉलिटिकल नेक्सस, इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ और घपले, घोटाले और स्कैम कैसे होते हैं। वो एक जर्नलिस्ट की किताब है। इन किताबों के अक्स तले नहीं बल्कि सरकारी डॉक्यूमेंट के एस्पेक्ट जरा समझने की कोशिश आज कीजिएगा। इस देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किस रूप में किया गया, क्योंकि नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी, कोविड के दौर को थोड़ी देर के लिए आपको भूलना होगा, क्योंकि खिलवाड़ कोविड से कहीं ज्यादा बड़ा इस देश के नियम कायदों के तहत किया गया। 15% से ज्यादा एमएसएमई की दुकानें 2016 के बाद बंद हुई और 18% जीएसटी के बाद बंद हुई। कोविड के दौर में सिर्फ 9% दुकानें बंद हुई। यानी जो स्थिति इस देश के भीतर में इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर या डिसीजंस को लेकर रहा, वह भी इस देश के व्यापारियों के अनुकूल नहीं। वही पार्टी सत्ता में है जिसकी पहचान बनी और व्यापारियों के पार्टी के तौर पर हमेशा से की जाती रही, और इस देश के 2 करोड़ व्यापारी सड़क पर आ गए। राज्य दर राज्य स्थिति नाजुक होती चली गई। गुजरात की जगह पर जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री फल फूल रही थी, वहां पर तकरीबन 10,000 इंडस्ट्री एक झटके में बैठ गई। जिम्मेदारी किसी की नहीं है, क्योंकि एक ऐसा फैसला था जो फैसला लिया गया ये कहकर कि इसके बाद देश की स्थिति कितनी अनुकूल होगी, और एक एक पन्नों को अगर खोलते चले जाइएगा तो हो सकता है आपके जहन में यह भी सवाल आए कि रिजर्व बैंक की भूमिका क्या थी। रिजर्व बैंक उसके बाद से जितने नोट 2016 के 8 नवंबर के दिन थे, तकरीबन उतने ही नोट इसके बाद उसने छाप दिए। 16 लाख करोड़ से 31 लाख करोड़ तक का रास्ता इस दौर में कैश के तौर पर पार किया गया। जिम्मेदारी आरबीआई क्यों नहीं लेगा? आरबीआई के पास भी पैसा नहीं है, उसे भी सत्ता ने कंगाल बना दिया। जो भी डिविडेंड था उसकी एक लकीर थी, लक्ष्मण रेखा, बकायदा जलान कमेटी बनाकर उस लकीर को मिटाया गया और कहा गया 50,000 का लकीर नहीं चलेगा, 50,000 करोड़ का अब इसको बढ़ाइए, और होते होते जितनी भी रकम डिविडेंड के तौर पर हो, और वह एक वक्त में 1, 1.5, पौने 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सरकार को दे डाली, और सरकार को सरकार चलानी है। तो सरकार चलाने के लिए क्या यह फैसला लिया गया था? इसके बाद की स्थिति इस देश के भीतर में जितनी नाजुक होती चली गई, कोई जिम्मेदारी नहीं। शुरुआत बैंकों से ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद की परिस्थिति 2017 से देखिए। 2017 में सबसे ज्यादा जो रिटर्न ऑफ किया गया 1,61,328 करोड़ रुपया बैंकों से रिटर्न ऑफ किया गया। उसके बाद बरस दर बरस देखिए, 2018 में 2,36,000 करोड़ रुपए, 19-20 में 2,34,000 करोड़ रुपए, 20-21 में 2,02,000 करोड़ रुपए, 21-22 में 1,57,096 करोड़ रुपए। और जो विलफुल डिफॉल्टर थे वो भी कम नहीं हुए और बढ़ रहे हैं, तो उन्हें रोका भी नहीं गया। 2019 में 2,207 लोग कहते हैं हम पैसा कर्ज नहीं लौटा पाएंगे। अगले बरस कहते हैं 2,469 लोग हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे। उसके बाद कहते हैं 2,840 लोग हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे जो कर्ज से लिया है। और इस बरस यानी 2022 मार्च तक 2,790 लोग कहते हैं हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे, और सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। सवाल ये नहीं, सवाल इस देश को संभालने का है, इकोनॉमी के हिसाब से चीजों को चलाने का है। लेकिन जब जानकारी निकल कर आई कि इस देश के भीतर में 3.5 लाख से ज्यादा इंडस्ट्री, जो कंसोर्टियम है इंडियन एसोसिएशन का, उसने जानकारी दी कि किस तरीके से नाजुक स्थिति है, और प्रधानमंत्री नारा देते हैं स्किल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन उसके ठीक पैरेलल में जो फंड इंडिया चलता है, जो विदेश से पैसा कैसे लाया जाए, इसको लेकर सवाल खड़ा करता है। अमेरिका ने वहां पर भी इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो अब भारत से बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ रुपीस जो है विदेशी निवेशक निकाल रहे हैं। भारत की इकोनॉमी इस बात की इजाजत नहीं दे पा रही है कि बाहरी निवेशक भी भारत में आकर कुछ पैसा कमा ले। स्थितियां इस दौर में क्यों नाजुक हुई, और एक एक करके जो फैसले लिए जा रहे थे, इसमें जिस भी तरीके से
परिस्थिति को डेवलप किया जाए। इंडस्ट्रीज ने 3 प्रॉब्लम खुले तौर पर रखी, मटेरियल तक नहीं है, मैन पावर नहीं है और मनी नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं इन 3 प्रॉब्लम्स को लेकर भी। लेकिन यह भी कहा, दिन के उजाले में नौकरशाहों के पास जाकर हाथ पांव जोड़ना पड़ता है और रात के अंधेरे में नेताओं के पास जाकर हाथ पांव जोड़ना पड़ता है। धंधा करे तो कैसे करें? इस देश के भीतर में स्वरोजगार से खड़े हुए लोगों को कितनी राहत सरकार देती है, उसके आंकड़े आपको कंप्यूटर पे मिल जाएंगे। नेट पे जाइए, सरकार की साइट पे जाइए, आपको मिल जाएंगे। लेकिन यह कोई नहीं बताएगा कि दरअसल जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके अलावे कितनी बड़ी तादाद में इस दौर में एमएससी क्लोज होते चला गया। हमें लगता है कि आज उस आंकड़े को भी पहले समझिए, क्योंकि जिक्र व्यापारियों का बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यापारी इस देश को पैसा देता है, देश चलता है। व्यापारी के पैसे से ही इस देश में प्रधानमंत्री कार्यालय भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में भी पैसा आता है, टैक्स पेयर का पैसा है, जीएसटी का पैसा है। व्यापारियों के बिजनेस इस देश में अगर एकमुश्त तरीके से सब एकजुट हो जाए और कहे हम जीएसटी नहीं देंगे, एक झटके में पूरी देश बैठ जाएगा, सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन वो जानती है कैसे व्यापारियों को भी बांटना है। 2006-7 का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। उस वक्त इस देश के भीतर में जो वर्किंग एंटरप्राइजेस हुआ करते थे उनकी तादाद थी 3,61,76,000। 2006-7 का हम जिक्र कर रहे हैं। 2014 में जब आप आइएगा, जब इस देश की सत्ता पलट रही थी, उस समय 4,88,46,000 यह इंटरप्राइजेस, जो वर्किंग इंटरप्राइजेस थे, चला करते थे। सरकार ने 2 आंकड़े सामने रखे। पहला आंकड़ा रखा, कहा कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेस हैं उनकी तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले बरस तक यह लगभग 79 लाख हुआ करते थे। लेकिन जब पूछा गया कि ओवरऑल बताइए कितने हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये 6,33,88,000 है। यानी 4,88,86,000 से लगभग बढ़कर यानी तकरीबन 1.5 करोड़ इंडस्ट्री हमने बढ़ा दी है। अब आप कल्पना कीजिए, सरकार के इस आंकड़े को पकड़िए, 1.5 करोड़ अगर इंडस्ट्री बढ़ गई तो 1.5 करोड़ कम से कम हर एक इंडस्ट्री में एक कर्मचारी तो बढ़ना चाहिए। लेकिन खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं 2014 में इस देश के भीतर में 11,14,29,000 इंप्लॉय काम कर रहे थे और आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं वो है 11,10,00,000। यानी उस वक्त से लगभग 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी भी कम हो गए, लेकिन 1.5 करोड़ इंडस्ट्री बढ़ गई। तो सरकार ने उसको बचाने का एक दूसरा उपाय निकाला। कहा कि हम दरअसल अब डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, तो सबको हम कलेक्ट कर रहे हैं और जिसको कलेक्ट कर रहे हैं उसी के डाटा हम आपको देंगे। तो वह आंकड़े निकल कर आए कि सरकार के पास जो डाटा निकल कर आ रहा है वो लगभग 79 लाख का है। सिर्फ उस 79 लाख इंटरप्राइज में जो काम करते हैं उनकी तादाद है दरअसल 11 करोड़। तो क्या यह माना जाए कि दरअसल इस देश में व्यापारियों के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा? और कितनी बड़ी तादाद में लगातार डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी यानी नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो कमी आई तमाम सेक्टर में, परसेंटेज के लिहाज से हम आपको बताते हैं, टेक्सटाइल एंड एपरल मैन्युफैक्चरिंग में 9.43% की कमी आ गई, फूड एंड बेवरेजेस में 7.94 की कमी आ गई, होलसेल रिटेल में लगभग 6.5% कम हो गया, हॉस्पिटलिटी में लगभग 6.35% कम हो गया। जितने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे उसमें भी एवरेज जो है 6% की कमी आ गई। सिक्योरिटी, फैसिलिटी, सर्विस तक कम हुआ 5% तक। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक में भी लगभग 4.5-5% की कमी आई। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो जुड़े हुए थे इस तरीके से स्वरोजगार को लेकर 4% की कमी आई उसमें। कंस्ट्रक्शन सर्विस में लगभग 3.5% की झटके में कमी आई। आईटी सेक्टर में लगभग 3.40% कम हो गया। यह पूरी की पूरी स्थिति बतलाती है कि किस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.4% की कमी आई, मीडिया कम्युनिकेशन में 2.47% की कमी आई। यह वह थे जिन्होंने खुद को खड़ा किया स्वरोजगार के जरिए, और एक के बाद एक कमी अगर आती चली गई तो जरा कल्पना कर रहे हैं कि जिस समय एमएसएमई पहली बार इस देश के भीतर में बना उस वक्त भी अगर 3 करोड़ से ज्यादा इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, कम होते होते 1 करोड़ पर आकर टिक गई।
और सरकार के पास बाकियों का आंकड़ा नहीं है और वो कहती है कि रजिस्टर्ड चीज़ों को बतलाएंगे। हमें लगता है कि राज्यवार भी जरा स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। खासतौर से अगर आप सिर्फ गुजरात का जिक्र करते हैं तो वहां पर 21,78,000 यूनिट्स जो थी एक झटके में सिक यूनिटी में आई। उसमें से कुछ रिवाइव करने की शुरुआत हुई जो छोटी थी, एमएसएमई से जुड़ी हुई, रजिस्टर्ड नहीं थी। और इन सब के समानांतर एक चीज और भी समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 44,000 जो सीधे तौर पर कम हुए, पश्चिम बंगाल में 34,000, तमिलनाडु में 33,000, महाराष्ट्र में 30,000, कर्नाटक में 22,000, आंध्र प्रदेश में 29,000, गुजरात के भीतर 21,780, राजस्थान में लगभग 26,000 और मध्य प्रदेश में लगभग 74,000 यूनिटें खत्म हो गई। जिम्मेदारी किसकी? इकोनॉमी संभाल पाने की ना परिस्थितियों में जिम्मेदारी कोई लेगा? क्योंकि इस देश के पन्नों को अगर आप खोलेंगे तो आपको इसलिए मुश्किल होगी क्योंकि अपने तौर पर तमाम मंत्रियों ने जो भी रिपोर्ट इस देश के भीतर में रखी, वो कलराज मिश्रा 2014 में बने, गिरिराज सिंह उसके बाद बने, फिर नितिन गडकरी बने, फिर नारायण राणे बने। लेकिन उससे पहले की परिस्थिति में जब आप चले जाइएगा, जब हम सिर्फ अभी एमएसएमई का जानकारी आपको दे रहे हैं, व्यापारी और छोटे उद्योग चलाने वालों की जानकारी दे रहे हैं, महावीर प्रसाद की रिपोर्ट, दिनशा पटेल की रिपोर्ट, वीरभद्र सिंह की रिपोर्ट, विलासराव देशमुख की रिपोर्ट, वैलार रवि की रिपोर्ट और आखिरी रिपोर्ट मुनियप्पा की रिपोर्ट, पार्लियामेंट के भीतर सभी की रिपोर्ट रखी हुई है। इन रिपोर्टों को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के भीतर में एमएसएमई सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार ने जो उपाय किए उसमें एक झटके में चीजें ना सिर्फ ढहती चली गई बल्कि सरकार ने कहा कि हमारे पास जानकारी माइक्रो इंडस्ट्री की 60,62,000 की ही है, स्मॉल इंडस्ट्री 8,74,000 की ही है, मीडियम 34,090 इंडस्ट्री की ही जानकारी है और इसको मिलाइएगा तो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग बैठता है। और जब आप महावीर प्रसाद यानी जो 2007 में एमएसएमई के पहले मंत्री थे और मुनियप्पा जो मनमोहन सिंह के दौर में आखिरी मंत्री थे, उनकी रिपोर्ट्स देखिए और मौजूदा वक्त में सरकार की रिपोर्ट देखिए, आपको बहुत चीजें मिसमैच करेगी। अगर इंडस्ट्री की संख्या बढ़ रही है तो इंप्लॉय कम कैसे हो रहे हैं आप नहीं समझ पाएंगे। नेटवर्थ अगर बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री के भीतर संकट क्यों आ गया है और सरकार को बार बार पैसा क्यों देना पड़ रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब है कि इतिहास या इस देश की इकोनॉमी को भी नए सिरे से लिखने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि किताब ठीक रहनी चाहिए, बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है। और शायद इसीलिए हम ये कहते हैं बार बार कि जो माइक्रो इंडस्ट्री है जहां पर टर्नओवर 5 करोड़ रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने कम सेक्टर के भीतर भी लगभग 33% यानी 1/3 इंडस्ट्री इस दौर में खत्म हो गई, इन 6 बरस के भीतर खत्म हो गई। जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, बताया किसी ने नहीं, और लोग कैसे मजदूर में तब्दील हो गए। रोना अभी नहीं रो सकते हैं क्योंकि रोएंगे तो उन पर भरोसा उठ जाएगा, उनके साथ कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा, बैंक उनके पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए दिन के उजाले में वह नौकरशाहों के पास जाते हैं कि मदद कीजिए और रात में नेताओं के पास जाते हैं कुछ तो कीजिए, कुछ निर्देश दीजिए। इस स्थिति में भारत का व्यापारी आकर फंस गया है। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो सरकार जानकारी देती है, नहीं, पिछली जुलाई के महीने में ही तो हमने लगभग 1 करोड़ लोगों को जो जुड़े हुए थे एमएसएमई सेक्टर से, उसको मुद्रा योजना के तहत 73,000 करोड़ से ज़्यादा दे दिए। सरकार इन आंकड़ों को बतलाती है। यानी इकोनॉमी से खिलवाड़ और आंकड़ों के जरिए इस देश को चकाचौंध बताने का प्रयास, अंदरूनी तौर पर देश की क्या माली हालत है इस पर से लगातार चुप्पी साध लेने की परिस्थिति। ऐसे में हमें लगता है कि हमने भी उस 10 टॉप राज्यों को जब परखना शुरू किया तो उसमें से खास तौर से जो एमएसएमई क्लस्टर जहां पर है वहां की स्थिति हम आपको खास तौर से बतला देते हैं। इससे कुछ चीजें साफ होंगी। एग्रीकल्चर की इकोनॉमी हम समझ चुके हैं इस देश के भीतर की। जरा इस इंडस्ट्रीज की इकोनॉमी देखिए। हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट, जो हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट के तौर पर पश्चिम बंगाल में है, अगर वहां की स्थिति को देखें, ये भारत में टॉप मोस्ट में आता है जो एमएसएमई क्लस्टर के तौर पर आता है। वहां पर लगभग 19% की कमी आ गई सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी के बाद। जीएसटी के बाद 15% और कम हुआ और उसके बाद कोविड ने 8.5% और कमी ला दी। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन के भीतर महाराष्ट्र में चीजें यहां भी लगभग उसी पोजीशन में चलती रही और 23% की कमी आई।
कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज जिनके पास खूब पैसा था, उन्होंने खूब पैसा झोंका, वह चीजें डेवलप हुई, इनकार इससे नहीं है। यानी जो एमएसएमई सेक्टर जो बहुत व्यापक तरीके से इस देश के बड़े तादाद को घेरता है, रोजगार देने से लेकर रोजगार देने, खुद को दूसरों को देने की स्थिति में लाने तक, स्वरोजगार और मजदूरी दोनों को जो जोड़ता है, उसमें एक बड़ा तबका उस पूरे रेस से बाहर हो गया और चंद प्लेयर ही बचते चले गए कमोवेश हर जगह पे। अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन, कभी मौका मिले तो गुजरात में चुनाव है, जरूर जाइए, वहां की स्थिति देखिए, इंडस्ट्रीज की क्या हालत है। और सूरत तो इसलिए जाइए क्योंकि टेक्सटाइल और डायमंड दोनों को देख लीजिए, 19,000 से ज्यादा इंडस्ट्री यहां पर खत्म हो गई, जो एक लिहाज से माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के तौर पर जिनकी पहचान रही, वो खत्म हो गई, कोई देखने वाला नहीं। मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु रीजन, कर्नाटक में भी इलेक्शन है, अगले साल है, लेकिन वहां भी उद्योग धंधे ठप है, इंडस्ट्री वाले रो रहे हैं, व्यापारी सड़क पर खड़ा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सी परिस्थिति आ गई। आगरा, मथुरा, मेरठ और जो सहारनपुर का इलाका है ना, इस इलाके में लगभग सबसे ज्यादा प्रभावित चीजें हुई हैं, लगभग 27%। सीधे नाजुक फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला, इस बेल्ट के भीतर में जो हरियाणा की बेल्ट है, उसके भीतर भी लगभग 23% की स्थिति वहां भी नाजुक हुई। लेकिन संभले कौन और संभाले कौन? और इस दौर में जो इंपैक्ट बताया गया, बार बार कोविड का इंपैक्ट बताया गया, अलग अलग तरीके से सर्वे निकलकर सामने आए, वो जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है वह भी देखिए, वो कहती है नहीं नहीं, इतने बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ 10,067 एमएसएमई ही बंद हुए हैं। फिर वो कहती है अच्छा कोविड के दौर में, हाँ उस दौर में लगभग 2,870 बंद हुए, लेकिन वह भी सिर्फ उनकी जानकारी दे रहे हैं जो कि उद्यम पोर्टल से जिसने रजिस्टर कराया था। यानी उससे पहले जो नाजुक स्थिति थी, आपको कोई जानकारी नहीं, कोई रुचि नहीं। फिर उसके बाद कहा गया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन से जो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 6,222 एमएसएमई बंद हुए हैं। खुद सरकार कह रही है और बता रही है कि 42,662 लोगों की नौकरी चली गई। फिर एक सिडबी का सर्वे आया, उसने कहा लगभग 1,029 एमएसएमई बंद हुए हैं। फिर इसी तरीके से जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ करते हैं, उन्होंने जानकारी दी कि 5,907 2020 से 2022 के बीच में बंद हो गए हैं। ये तमाम गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को मिलाते चले जाइए और इन राज्यों के भीतर राज्यों की रिपोर्ट्स को परखते चले जाइए, आपके सामने इस देश के 6 सवाल बहुत साफ तौर पर निकलकर आ जाएंगे। पहला, इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ खुले तौर पर सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी के जरिए लिया। दूसरा सवाल, जो नोटबंदी ने इस देश के पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तहस नहस कर दिया, उसके दायरे में आने वाले लगभग 12 से 17 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसे चल रही है, कोई नहीं जानता इस देश के भीतर में। इस तमाम निर्णय के बाद जो बैंकों में पैसा और बैंकों से कर्ज लेकर भागने वालों की तादाद थी, उसमें लगभग 72% की बढ़ोतरी क्यों हो गई, कोई नहीं बताएगा। जो कर्ज नहीं लौटा रहे थे और कर्ज जो दिया जा रहा था और इसके बाद जो रिटर्न ऑफ किया जा रहा था, वो बढ़ते बढ़ते इस दौर में लगभग 8 बरस के भीतर या फिर सिर्फ 6 बरस में अगर आप परखना शुरू करें तो ये लगभग 9 लाख करोड़ रुपए कहां से आए। सरकार ने क्या नोट छापे? और जो जिक्र हो रहा है, 5वां सवाल, आरबीआई जो कहती है कि दरअसल नोट 9 लाख करोड़ रुपए गायब हैं ट्रांजैक्शन से, हमने तो छाप दिए, वो नोट कैसे सरकार की आंखों के नीचे से निकल गए जबकि ये डिजिटल इंडिया है। और आखिरी सवाल, इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ क्या सिर्फ इसलिए किया गया कि राजनीतिक सत्ता के पास सारे की कमान आ जाए और इस देश में ना कोई राजनीतिक दल खड़ा हो पाए और ना ही इस देश को चलाने वाले अर्थव्यवस्था को अपने हाथ से सींचने वाले जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया वह भी सरकार पर निर्भर हो जाए और सार्वजनिक उपक्रम भी प्राइवेट सेक्टर में देकर सभी का मोनेटाइज करके एक ऐसी पाइपलाइन बना दी जाए जिसको संभालने वाले सत्ता ही हो और उसके निर्देशों के हिसाब से इस देश में कैपिटल यानी पूंजी का वातावरण उन्हीं अनुकूल स्थितियों में जाए जहां पर नेटवर्क संभाले हुए कभी आपको अडानीज नजर आए या कॉरपोरेट मित्रों के तर्ज पर कोई दूसरा नजर आए। क्या ये स्थिति आ गई? ये खुले तौर पर था कि लगाम एक ही रहेगी और हमारे हाथ में रहेगी और भूल जाइए उस संविधान को जो चेक एंड बैलेंस की बात भी कहता है। हमने निर्णय ले लिया तो ले लिया, यही वो तस्वीर है। और आखिर में इस तस्वीर को छोड़िए, इस लकीर को जरा देखिए, इतनी इतनी बड़ी बड़ी लकीरें।
हर बैंक के सामने लगी थी। भूल तो नहीं गए हैं ना आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।